रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मेच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी ज़मानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की ज़मानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को ज़मानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह ज़मानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की ज़मानत को 10 माह तक रोके रखना, यह भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफ़ी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीज़ों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फ़र्ज़ करें कि एक वज़ीर आज़म है, वो 200 चीज़ें ले गया। वैसे इतनी चीज़ें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीज़ें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज़ पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वज़ीर आज़म, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी ज़िंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफ़ा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सज़ा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सज़ा सुना दी इसी मुकदमे में। और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज़ का एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीज़ें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीज़ें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी, आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा, आपने ये जवाब दे देना है। इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज़ का बताओ जी, मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ, मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमज़ोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई, चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश मुझे करेगी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है, उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अलकादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है।
इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिया तीरा के वाक़े पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था, जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी के जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने। तफसीलात आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कहा जी अफगानों के खिलाफ बयान भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा गैर जरूरी और गलत है। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पर पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है, तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी, क्योंकि तरीके इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। जब इतनी दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का कत्लेआम होगा, ऑपरेशन के नतीजे में कोलेटरल डैमेज होगा, तो वहां जो इंतजामी जमात है वो कमजोर पड़ जाएगी। ANP के साथ भी इमरान खान साहब कहते रहे माजी में ये हुआ था। अब अगर आप गौर करें कि ये अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी बदली कैसे, लोग कहते हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की सोच में फर्क है। ऐसा नहीं है, ये जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की सोच में फर्क है। जनरल बाजवा इस बात के कायल थे कि अफगानिस्तान के साथ हमें मामला बेहतर करने चाहिए। इमरान खान साहब उन्हें इसमें ओके करते रहे कि बातचीत करो, बैठो, एंगेजमेंट करो, हालात को बेहतर करो। ये इमरान खान साहब की सोच थी। लेकिन दहशतगर्दों को वापस लाने का जो आइडिया था वो जनरल बाजवा का, जिसे इमरान खान साहब की काबीना ने मुस्तरद कर दिया था कि ये नहीं होगा, इस पर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं लेकिन ये नहीं होगा और इससे नुकसान हो जाएगा। हमें पहले अफगानिस्तान की हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करके बाजवा साहब ने अपनी मर्जी कर दी और दहशतगर्दों के जत्थे वो पाकिस्तान में बुलवा लिए। आसिम मुनीर साहब आए तो वो टोटली अफगानिस्तान के बिल्कुल खिलाफ उनकी पॉलिसी थी, एंटी अफगान। और वो पॉलिसी अब नजर भी आती है ना, वज़ीर दिफा आपका हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई एक आधा और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है। वो कह रहे जी हमारे भाई कोई नहीं है अफगान, हमारे दुश्मन है। ये ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा बार बार कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ट्रैप हो गई है। 4 लोग बहुत जरूरी हैं, या 4 जो जगह है वहां पे बहुत जरूरी है कि आप काम करें ताकि कबायली इलाकों में अमन आ जाए। नंबर 1, अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत। नंबर 2, नंबर 3 जो पाकिस्तान के कबायली अवाम है। नंबर 4 जो अफगानिस्तान के वहां के मकामी अवाम है। ये जब तक आप चारों इकट्ठे होकर फैसला नहीं करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी, तब तक आप दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों से किसी किस्म के मामला नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कानून के मुताबिक, एग्रीमेंट्स के मुताबिक और एक मरवजा तरीकाकार जो है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जेट तैयारे और ड्रोन हमले और अंधाधुन और किसी को एतमाद में नहीं लिया हुआ, उससे दहशतगर्दी मजीद बढ़ती जाएगी, ये आग लगती जाएगी जब तक कि आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा। अब नादरीन जो तफसीलात आती हैं बाद में वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। एक और नादरीन जो डेवलपमेंट है, ये 2 डेवलपमेंट है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी खौफनाक है। इसमें पाकिस्तान का जो मुआशी तरक्की का मॉडल है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी इदारे कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वो कह रही थी गुर्बत में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 साल की बदतरीन गुर्बत की सतह इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं थे जितने अब है। और ये जो मुआशी तरक्की का मॉडल तबाह हो गया, ये क्या है, इसको जरा आप समझिए। इन्होंने जो मुआशी तरक्की का मॉडल बनाया ना मौजूदा हुक्मरानों ने, वो अवाम को नचोड़ने का बनाया और अवाम की जेबों पे बोझ डालने का बनाया। जिस तरीके से ये IPPs को लेकर आए, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के फैसले किए, जिस तरीके से SIFC बनाई गई, ये जब लोग गरीब होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं, तो कोई भी मईशत काम नहीं करती, कोई भी मॉडल काम नहीं करता। तो अब ये मॉडल एक्सपोज हो गया है जो शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बनाया था। इमरान खान साहब बार बार एक बात करते थे कि ह्यूमन अपलिफ्ट, हमें इंसानों को तरक्की देनी है, हमें इंसानों को ऊपर लेकर आना है,
बतौर मुआशरा सारे लोगों को आगे लेकर चलना है। जब कौम उठती है तो पूरा मुल्क उठ जाता है। ये चंद आप अलग अलग पिलर्स को आप उठा लेते हैं तो उससे मुल्क नहीं उठता। ये इमरान खान साहब बार बार कहते थे, जुल्फी बुखारी साहब ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान हाइब्रिड ग्रोथ मॉडल इज कोलैप्सिंग। ये जो हाइब्रिड मॉडल है, दोगला निजाम पाकिस्तान में कोलैप्स हो रहा है। जो गुर्बत है वो नेशनल लेवल पे, जो हमारा एक जरा लोअर लेवल हमने रखा हुआ है 25% है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल पे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। हमारी 37% यूथ जो है ना तो काम करती है ना तालीम हासिल करती है। बच्चे स्कूलों में जा नहीं पा रहे, माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे, और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद यानी पाकिस्तान में लगभग आधे बच्चे जो हैं वो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो अंडर ग्रोथ है, यानी वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहे। जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ जो है वो 2% है। साउथ एशिया पूरे के अंदर जितनी है उससे आधी है हमारी, यानी इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश सारे हमसे आगे, हम सबसे पीछे हैं। ये जो ग्रोथ है हमारी जीडीपी की उसमें हम पीछे रह गए हैं। और एक्सपोर्ट्स जो है वो बांग्लादेश की 55 अरब डॉलर है और पाकिस्तान की जो है वो 30 अरब डॉलर है। ये भी एक बड़ी खौफनाक चीज है। तो एक विशियस साइकिल चल रहा है, लो ग्रोथ का पाकिस्तान में, बढ़ती हुई महंगाई का पाकिस्तान में, बढ़ती हुई गुर्बत का और कर्जों का। और कर्जे पाकिस्तान किस तरह ले रहा है, जरा ये एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा, आप ये देखें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों को कैसे धोखा दिया जा रहा है और कैसे पाकिस्तानियों को ट्रैप किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने बैंकों से बहुत बड़े पैमाने पर कर्जे लेने का फैसला किया। अब ये जो कर्जे हैं ये 1275 अरब रुपए के कर्जे हैं, और ये कर्जे ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी का सेक्टर है वहां पे जो नुकसान है उसको पूरा करने के लिए। अब ये पैसे वापस कौन करेगा? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है। जरा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रही है। नॉर्मली क्या होता है, हुकूमत कर्जा लेती है, हुकूमत वापस करती है आवाम से टैक्स लेकर, वो मैनेज करते हैं कि यहां से ये टैक्सेस आएंगे, हम ये कर्जा वापस कर देंगे। लेकिन इन्होंने आवाम को ही गिरवी रख दिया है। वो कैसे, ये देखिए, 1275 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा निजी बैंकों से, 18 बैंकों से यह कर्जा लिया जाएगा। उनके साथ जो मुआहदा है वो आज के दिन में हो गया, और बैंकों को जो कर्जे की वापसी है वो 24 महीनों के अंदर, 24 छमाही एक साथ में की जाएगी। 24 छमाही एक साथ के अंदर, यानी 2 साल को आप 3 से तरफ दे दें तो 6 साल में यह कर्जा वापस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इसका बहुत बड़ा सूद भी वापस होगा। तो यह कर्जा वापस कौन करेगा? यह है असल बड़ी खबर, कि जो आपको बिजली का बिल आता है ना उसके अंदर अब एक स्पेशल सरचार्ज लग कर आएगा। यह जो कर्जा हुकूमत अपने अल्ले तल्लों के लिए ले रही है, यह जो कर्जा हुकूमत ले रही है अपने खर्चों के लिए, यह जो कर्जा हुकूमत ले रही है वजीर आजम हाउस ऐवान सदर का अखराजात बढ़ाने के लिए, यह जो कर्जा ले रही है हुकूमत बैरूनी दौरों के लिए और अपना इंजॉय करने के लिए, यह कर्जा वापस आपको हुकूमत ने नहीं करना। यह आपके बिल के अंदर, बिजली के बिल के अंदर अगले 6 साल तक आपको सरचार्ज लगकर आएगा, और बिजली सार्फिन से सरचार्ज के जरिए यह वसूली की जाएगी और इस तरह यह अदायगी होगी। अच्छा जी, अब ये पहले ही जो पाकिस्तानी है वो लगभग 3.25 रुपए से 3.5 रुपए तक ये सरचार्ज की मद में अदा कर रहे हैं। अब ये वाला पैसा भी आप शामिल कर लें कि ये इजाफी सरचार्ज आपको यूनिट के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। यानी आप अगर 3.25 रुपए यूनिट पहले ही आप सरचार्ज दे रहे हैं तो अब आपको मजीद पैसा सरचार्ज की मद में आपको देना पड़ेगा और आपके बिल के अंदर लग कर आएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये आपकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के साथ खेल रही है। कोई अदालत इसका रास्ता नहीं रोकेगी। आप जाए जाके चैलेंज है मेरा, किसी भी अदालत में आप चैलेंज कर दें। लाहौर हाई कोर्ट में करेंगे तो आलिया नीलम बैठी हुई है, इस्लामाबाद में करेंगे तो वहां पे जनाब एक और डोगर साहब बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो या अफरीदी साहब बैठे हुए, सिंध हाई कोर्ट का तो अल्लाह हाफिज है। अब आप क्या करेंगे? एक ही तरीका है, जैसे आजाद कश्मीर के लोगों ने अपना बिजली का हक वापस लिया और उन्होंने बिजली अपनी सस्ती करवाई जो उनकी बनती थी, तो इस तरह आपको अपना हक लेना पड़ेगा अगर आप ले सकते हैं तो। नाज़रीन, असद कैसर साहब ने जो है वो पूरा बेनकाब किया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने बताया कि कितना मकरू खेल एक सूबे के साथ खेला जा रहा है और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को बल्कि बलूचिस्तान को भी। उन्होंने कहा जी आपने पूरे सूबे को तबाह करके रख दिया है। आपने खैबर पख्तूनख्वा जो 40 साल से जंग में है, इसकी मईशत जो थोड़ी बहुत अफगानिस्तान के साथ थी उसे भी बंद कर दिया है। सूबे में क्लाशनकोव कल्चर, स्मगलिंग, अफगान वॉर का नतीजा है। आपने फाटा मर्जर के बाद वादा किया था और वादे के बावजूद एनएफसी अवार्ड या हाइड्रल प्रॉफिट के पैसे आप सूबे को नहीं दे रहे। ये ज्यादतियां खैबर पख्तूनख्वा के साथ की जा रही हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा को मारा जा रहा है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं किए जा रहे ताकि कहीं ये लोग तरक्की ना कर लें। तो डेलिबरेटली एक मॉडल के तहत खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है उसको, उसकी मकबूलियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को इमरान खान के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक के तो सारे जो तरीकेकार है वो नाकाम हुए। ये सोशल मीडिया का दौर है, इतने आराम से तो ये होगा नहीं। नाज़रीन, सुहेल बड़ाई साहब की एक तकलीफ, एक उनका तहरीर मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो पढ़ के। उन्होंने एक तहरीर लिखी जिसमें उन्होंने गिलों और शिकवों का इजहार किया कि लंदन वाले प्रोग्राम में मुझे पहले दावत दी गई और फिर मुझे बाद में कहा गया आप ना आए। तो इस पर उन्होंने बड़ी मजम्मत की, बड़ी तकलीफ का उन्होंने इजहार किया।
उनके दिल में बड़ा दर्द है इस बात का कि उन्हें एक तकरीब में बुलाकर और बाद में मना कर दिया गया। ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जबर है कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सुहेल वड़ाई साहब को सिर्फ मैं याद दिलाऊं कि हमें जबरी तौर पे लापता किया गया, हमारे अकाउंट सील कर दिए गए। मेरे तो 3 साल पहले से सील है। नौकरियां सब साफियों से, बहुत सारों से छीन ली गई। एहराम की हालतों में हमें एयरपोर्टों से उठाकर लेकर चले गए। हमारे कारोबार बंद कर दिए, हर चीज़ की तबाह बर्बादी कर दी गई, घरों को आग तक लगा दी गई। इतनी तबाही फेरने के बावजूद सुहेल वड़ाई साहब के कलम ने जुम्बिश नहीं की। लेकिन जैसे ही सुहेल वड़ाई साहब को एक तकरीब में बुलाकर बाद में कहा गया कि आप मत आइएगा, तो सुहेल वड़ाई साहब ने इसके ऊपर एक नोहा लिख दिया। मेरी गुजारिश है जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, और मेरी गुजारिश है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि आपको अल्लाह का वास्ता आप इस आदमी को माफ़ कर दें। ये आपकी और कितनी खुशामद करें। सुहेल वड़ाई साहब दिन रात आपकी खुशामद कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये हमारी साइड पे नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सुहेल वड़ाई साहब बिल्कुल हमारी साइड पे नहीं है। वो रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। ना वो पाकिस्तान में अवामी मैंडेट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ना वो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ना वो पाबंद सलासल लोग जिनके ऊपर फस्तायत की जा रही है उनके हक में कोई आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मौजूदा रजीम को, वज़ीर आज़म को और फील्ड मार्शल को कि सुहेल वड़ाई साहब आपके आदमी हैं, ये आपकी साइड के बंदे हैं, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं आपको यह भी यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद जो गलती इनसे हुई ये आइंदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सुहेल वड़ाई साहब का गुजारा नहीं होगा जब तक कि वो पावर कॉरिडोर्स में नहीं फिरते रहेंगे, जब तक कि उन्हें वो सारी सहूलतें जो पहले से मैसर हैं वो उन्हें मैसर नहीं रहेंगी, और वो प्रोटोकॉल जो उनको पहले आपने अनायत किया हुआ था, जब तक कि वो प्रोटोकॉल वापस आप उन्हें अनायत नहीं करेंगे तब तक सुहेल वड़ाई साहब तकलीफ में मुब्तला रहेंगे। तो हमारे इस दोस्त की तकलीफ को कम कीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म, आप दोनों से गुजारिश है कि सुहेल वड़ाई साहब का जो आपने छोटी मोटी सजा देने का आपने ये सिलसिला शुरू किया है वो प्लीज आप खत्म कर दें, प्लीज आप खत्म कर दें। आप इन्हें वो ना बनाएं जो वो नहीं है। नाज़रीन, फलक जावेद साहबा का पता चल गया है और मेरी मियां अली इशफाक साहब से बात हुई। उन्होंने एक पटिशन की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन फिर उनकी गिरफ्तारी दायर कर दी गई है। पकड़ा तो उन्हें गया इस्लामाबाद से, अब पुलिस बहाने बना रही है जी हमने इचरे से पकड़ा लाहौर से, तो ये तो गलत है, झूठ है। रिटन रोड थाना में उनकी गिरफ्तारी दायर की गई है। गालिबन जो एक केस किया हुआ था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सुबाई, उस केस के अंदर इनको जो है पेश किया जाएगा अदालत में। सुबह जिला कचहरी में इनको पेश किया जाएगा नईम बख्श साहब की अदालत के अंदर। तो ये जो नईम बख्श साहब है ना जज साहब, जिनकी अदालत में पेश किया जाएगा, ये भी बड़े मजेदार जज हैं। मुझे पता चला कि इन्होंने ये 24-24, 25-25 दिन का रिमांड दे देते होते हैं इकट्ठा ही, जो मांगो ये दे देते होते हैं। तो अब ऐसा